नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10। रिपोर्ट एट 10 यानी रात 10 बजे और दिन की 10 बड़ी खबरें। रिपोर्ट एट 10 में बात होगी दिन भर की हर बड़ी खबर की, साथ ही होगी हर खबर की पड़ताल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता बताएंगे कि क्या है उन खबरों के मायने और क्या है इन खबरों का असर। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और सबसे पहले बात टॉप 10 की। और टॉप 10 में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। और आपको बता दें कि सबसे पहले बात 3 देश एक संदेश साझेदारी से रणनीतिक बढ़त तक, आपको बताएंगे इस खबर के मायने। और टॉप 10 हेडलाइंस की बात करें तो सबसे पहले आपको बताएंगे 3 देश एक संदेश साझेदारी से रणनीतिक बढ़त तक, बताएंगे इस खबर के मायने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 3 देशों की यात्रा रही है वो सफल यात्रा रही है और उस यात्रा के महत्वपूर्ण समीकरण है और भारत की वैश्विक साख भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बढ़ी है। इसके अलावा संसद से पहले सियासी परीक्षा, संवाद जीतेगा या टकराव, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में उससे पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उम्मीद है बेहतर विधायी कामकाज की स्थिति देखने को मिले। इसके बाद बात करेंगे भव्य मंदिर के बाद अब व्यवस्थाओं का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यहां बात होगी राम मंदिर व्यवस्था की, क्योंकि ट्रस्ट में पारदर्शिता लाने की कोशिश है और कैसे तकनीक के साथ राम मंदिर व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा, इस पर हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही भारतीय रेल का नया युग 15 अगस्त 2027 से बुलेट रफ्तार, जी हां, 15 अगस्त 2027 से भारत में पहली बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भारत तेज गति से आगे बढ़ेगा। साथ ही बारिश, बाढ़ और लू, कुदरत के 3 तेवर और देश परेशान। बारिश के मौसम में प्राकृतिक चुनौती भारत के सामने है, हमारे संवाददाता बताएंगे इस खबर के भी मायने। इसके बाद बात होगी पंजाब कांग्रेस में संग्राम की, क्या भूपेश बघेल का मिशन नाकाम है, बताएंगे आपको पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई खबर भी। और साथ ही टूटा युद्ध विराम और फिर बारूद की गूंज, सुलग उठा पश्चिम एशिया। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जो घोषणा हुई है उसके बाद में अब युद्ध विराम की घोषणा के बाद यह स्थिति है कि फिर से जो है युद्ध हो सकता है। और आपको बता दें कि समुद्री व्यापार पर हमला भारत ने दिखाई कूटनीतिक शक्ति। भारत के जहाजों पर जिस तरीके से हमला हुआ है, भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, उसकी बताएंगे इससे जुड़ी हुई खबर। और फुकुओका की लहरें बनी काल, 15 भारतीयों की दर्दनाक विदाई, बताएंगे आपको किस तरीके से वियतनाम का ये जो दुखद हादसा हुआ उससे जुड़ी हुई खबर। और साथ ही सेमीफाइनल नहीं, फुटबॉल की 4 सभ्यताओं का महासंग्राम, फीफा विश्व कप मैच से इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी हुई खबर भी रिपोर्ट एट 10 का हिस्सा है। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल विदेश यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच, वैश्विक नेतृत्व और साझेदारी की नई उड़ान का भी प्रतीक बना। व्यापार, रक्षा, निवेश, डिजिटल सहयोग और विकास जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए समझौते हुए। वहीं दुनिया के सामने भारत ने भरोसेमंद और निर्णायक साझेदार के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। साथ ही वैश्विक मंच पर भारत की साख और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा सिर्फ एक विदेश दौरा नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता का बड़ा संदेश भी रही। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुए उच्च स्तरीय संवादों के जरिए भारत ने अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। इंडोनेशिया में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी को मजबूती मिली। मलक्का जलडमरू मध्य के रणनीतिक महत्व को देखते हुए ये सहयोग भारत के लिए खास माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीक पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। वहीं न्यूजीलैंड की यात्रा ने 4 दशक बाद दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने का संदेश दिया। बीजेपी ने इस दौरे को भारत की सक्रिय और आत्मविश्वासी विदेश नीति का प्रमाण बताया है। इन तीनों के विजिट से, इन तीनों के आपस के आचार विचार से इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों क्षेत्र पे एक जबरदस्त पकड़, सामरिक, आर्थिक, वैचारिक, जनता के बीच आदान प्रदान का, कल्चर का, इन सब का एक बहुत बड़ा सेतु बना। प्रधानमंत्री के दौरे पर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी ने पलटवार किया। राहुल बाबा कहाँ है? ढूंढिए जरा, कहाँ है? उनका कुछ होने वाला था, प्रयागराज में कोई कार्यक्रम 10 जुलाई को पोस्टपोन्ड हो गया। पटना में भी कार्यक्रम था, वह भी पोस्टपोन्ड हो गया। इसमें कोई स्टैंप लगा हुआ है, लंदन, आइसलैंड, जर्मनी, पता नहीं कहाँ है। कुल मिलाकर 3 देशों का यह दौरा इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भारत अब केवल वैश्विक घटनाक्रम का दर्शक नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावित करने वाले देशों की कतार में अपनी जगह लगातार मजबूत कर रहा है। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी बहुत सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए रिपोर्ट एट 10। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे? डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि दुर्भाग्यवश आपके बाद परिवार का क्या होगा, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप एक जिम्मेदार पिता हैं, पति हैं, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए पॉलिसी बाजार से। छोड़ दीजिए परिवार को किस्मत के भरोसे। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं रिपोर्ट एट 10 और रिपोर्ट एट 10 में बढ़ेंगे आगे और आपको बताएंगे अगली खबर जो कि जुड़ी हुई है संसद के मॉनसून सत्र से। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 19 जुलाई को सत्ता और विपक्ष आमने सामने बैठेंगे। सरकार का फोकस सदन का सुचारू और उत्पादक संचालन है। विधायी एजेंडे पर सभी दलों को भरोसे में लेने की कोशिश है। विपक्षी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सर्वदलीय बैठक से सत्र का सियासी तापमान होगा तय। संवाद और टकराव के बीच मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। नजरें 19 जुलाई पर और संसद की दिशा तय करेगी ये महत्वपूर्ण बैठक। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने विपक्ष के सामने संवाद की बिसात बिछा दी है। 19 जुलाई को होने वाले सर्वदलीय बैठक में जहां एक तरफ केंद्र सरकार विपक्ष से
संवाद की अपेक्षा करेगी तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष तेवर भी दिखा सकता है। ऐसे में नजरें ये होंगी कि आखिर संसद के इस मानसून सत्र की शुरुआत टकराव से होगी या फिर सहयोग से। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि सभी दलों से संवाद कर सदन के सुचारू संचालन के लिए सहमति बनाई जा सके। बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे और प्रस्तावित विधेयकों पर राजनीतिक दलों को भरोसे में लेने की कोशिश करेगी। सरकार की प्राथमिकता है कि संसद में अधिक से अधिक कामकाज हो और महत्वपूर्ण विधायी कार्य बिना व्यवधान पूरे किए जा सकें। दूसरी ओर विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि मानसून सत्र के राजनीतिक तापमान का पहला संकेत मानी जा रही है। इस बैठक से यह भी तय होगा कि सदन में संवाद का रास्ता मजबूत होगा या टकराव का। अब निगाहें 19 जुलाई को होने जा रही सर्वदलीय बैठक पर होंगी, जहां सरकार को उम्मीद है कि विपक्ष के साथ तमाम मतभेदों के बावजूद संसद के इस मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होगी। नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। पहली बार मंदिर ट्रस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, लेकिन यह पद कितना शक्तिशाली होगा, क्या सरकार की कोई भूमिका होगी और मंदिर की कमान आखिर किसके हाथ में रहेगी? इन सभी सवालों पर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने तस्वीर साफ कर दी है। अयोध्या में राम मंदिर अब निर्माण से आगे बढ़कर संस्थागत और पेशेवर प्रबंधन के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या, व्यवस्थाओं के विस्तार और वित्तीय संचालन को और प्रभावी बनाने के लिए पहली बार सीईओ नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सीईओ के चयन के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो योग्य उम्मीदवारों के नाम ट्रस्ट को सौंपेगी। नृपेंद्र मिश्रा ने साफ किया कि सीईओ ट्रस्ट का कार्यकारी सहयोगी होगा, न कि ट्रस्ट का विकल्प। मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन सीईओ को करते हैं। मंदिर ट्रस्ट का मानना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के इस केंद्र में अब व्यवस्थाएं भी उसी स्तर की होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुविधा, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था, इन्हीं उद्देश्यों के साथ सीईओ की नियुक्ति को राम मंदिर के विकास के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। भव्य मंदिर निर्माण एक ऐतिहासिक अध्याय था, लेकिन अब चुनौती है उसी भव्यता के अनुरूप व्यवस्थाएं खड़ी करने की। ट्रस्ट का दावा है कि सीईओ की नियुक्ति उसी दिशा में एक अहम कदम होगा, जिससे राम मंदिर में आस्था के साथ साथ सुशासन, पारदर्शिता और पेशेवर प्रबंधन का भी नया मानक स्थापित किया जा सके। अगर आपसे कहा जाए कि मुंबई से अहमदाबाद जाने में केवल उतना ही समय लगेगा जितने में आप एक अच्छी फिल्म देखते हैं, तो आपको शायद यकीन ना हो। लेकिन देश की पहली बुलेट ट्रेन के संचालन के साथ ही ये सपना बहुत जल्द सच होने वाला है। 15 अगस्त 2027 से देश में हाई स्पीड रेल युग की शुरुआत होने जा रही है, जो यात्रा के समय को कम करने के साथ साथ देश के आर्थिक तंत्र को भी मजबूत करने में बेहद कारगर साबित होगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा 15 अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सबसे पहला परिचालन सूरत बिलीमोरा खंड पर शुरू होगा। कुल 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को एक साथ शुरू करने के बजाय अलग अलग चरणों में चालू किया जाएगा। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। अगले साल हम मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत करेंगे। यह चरण सूरत और बिलीमोरा के बीच होगा। दरअसल भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। जापान की शिंकानसेन तकनीक पर आधारित ये परियोजना केवल यात्रा का समय कम नहीं करेगी, बल्कि भारत को हाई स्पीड रेल तकनीक वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में भी खड़ा करेगी। मुंबई अहमदाबाद परियोजना के साथ साथ सरकार देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार भी तेजी से कर रही है। इसी कड़ी में हैदराबाद को केंद्र बनाकर 3 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इन कॉरिडोरों से यात्रा का समय घटेगा, औद्योगिक संपर्क बढ़ेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। देखा जाए तो ये सिर्फ एक ट्रेन के संचालन का ऐलान नहीं है, बल्कि देश की रेल यातायात को सुपर फास्ट बनाने की तैयारी है। मुंबई अहमदाबाद रूट के बाद हैदराबाद को केंद्र बनाकर जिन 3 नए कॉरिडोर्स का ऐलान किया गया है, उससे न सिर्फ बड़े शहरों के बीच की दूरी घटेगी, बल्कि देश के व्यापार को भी नई उड़ान मिलेगी।
देश भर में मॉनसून के एंट्री के साथ ही कहीं राहत तो कहीं भयंकर आफत। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर भारत के तटीय राज्य लू की चपेट में हैं। देश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने असम, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से पहाड़ों पर आफत आ गई है। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा मार्ग कई जगह बाधित हुआ है, जहां प्रशासन रास्ते साफ करने में जुटा है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण सड़कें बह गईं और कई होटल जलमग्न हो गए। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। एक तरफ उत्तर भारत में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भीषण लू और उमस का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर हिमाचल के शिमला में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन प्रशासन ने पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। हालांकि प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से नदी नालों के किनारे जाने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साफ तौर पर मानसून की शुरुआत राहत से ज़्यादा एक बड़ा इम्तहान है। एक तरफ बाढ़ का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ लू की दोहरी मार ये बताने के लिए काफ़ी है कि कुदरत का मिजाज कितनी तेजी से बदल रहा है। पंजाब कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह अब हाईकमान के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट करने की कोशिशें तेज हैं, लेकिन गुटबाजी की दरारें भरने का नाम नहीं ले रही। हालात सुधारने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा गया, लेकिन क्या बघेल का मिशन फेल हो गया है? पंजाब कांग्रेस में मची रार खत्म कराने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चंडीगढ़ भेजा था। बघेल के इस दौरे के पीछे मुख्य मकसद विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के धड़े में सीज फायर कराना, दोनों नेताओं को एक मंच पर लाना था। भूपेश बघेल के चंडीगढ़ पहुंचते ही बैठक पर बैठक शुरू हुई। करीब 92 नेताओं के साथ भूपेश बघेल की बैठकें भी पंजाब कांग्रेस का घमासान थामने में सफल नहीं हो सकी। चन्नी की अगुवाई वाला गुट अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग पर लगातार अड़ा हुआ है। थक हार कर भूपेश बघेल ने भी साफ कह दिया कि राजा वडिंग ही पंजाब कांग्रेस के प्रधान बने रहेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे वरिष्ठ नेताओं ने बघेल के साथ बैठक में राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने की मांग की। बैठक के बाद बघेल ने कहा कि कुछ नेताओं को शंका है, सुझाव है जिन्हें हम हाईकमान के सामने रखेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि कोई भी नेता हाईकमान के फैसले के खिलाफ नहीं है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दो टूक कहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए पार्टियों को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। बताते हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाल ही में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। 5 दिन के लिए चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचे भूपेश बघेल छठे दिन छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए। बघेल के लौटने के साथ एक सवाल अनसुलझा रह गया। वह सवाल ये कि पंजाब की राजनीति में अब आगे क्या होगा। यह सवाल इसलिए भी कि बघेल के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद भी चन्नी गुट अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूदी धमाकों से गूंज उठा है। अमेरिका ईरान के बीच का युद्ध विराम लगभग टूट की कगार पर है। अपने प्रिय नेता अली खामनेई को सुपुर्दे खाक करने के गम से ईरान अभी उबर भी नहीं पाया था कि अमेरिकी एयर स्ट्राइकों ने उसे एक बार फिर दहला दिया। यह हमला ईरान के हॉर्मुज के बंद करने के ऐलान के बाद हुआ है। पलटवार करते हुए ईरान ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने शनिवार देर रात ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह हमला होर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हुए हमले के जवाब में किया गया। एयर स्ट्राइक के कुछ ही देर बाद ईरान ने पलटवार किया।
ईरानी सरकारी टीवी IRIB के मुताबिक ईरानी सेना ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो और रडार साइट, जबकि बहरीन में अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार साइट को निशाना बनाया गया। वहीं ईरान के नए सर्वोच्च लीडर मुज्तबा खामनेई ने बदले की कसम खाई है। मुज्तबा ने एक बयान जारी कर कहा है कि जिम्मेदार लोगों को जल्द सजा दी जाएगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना रुख और सख्त कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को सबसे बड़े हमले की चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका हजारों मिसाइलों से जवाब देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की 1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं और जरूरत के अनुसार ईरान पर दागी जा सकती हैं। लगभग 3 महीने के युद्ध विराम के दौरान दोनों पक्षों ने अपने असला बारूद के स्टॉक को रिफिल किया, अपने प्रियजनों को सुपुर्दे खाक किया। पर्याप्त मात्रा में आराम पाकर दोनों पक्ष बाहें चढ़ाए एक बार फिर युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं। ऊर्जा संकट से डगमगाई कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पश्चिम एशिया की यह कलह अस्थिरता की आग में एक बार फिर झोंक सकती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया के समुद्री मार्गों पर भी दिखाई देने लगा है। जी हां, ओमान तट पर भारतीय चालक दल वाले जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। साथ ही इस क्षेत्र में तनाव कम करने और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की खास अपील की है। समंदर के बीच एक जहाज पर हमला, आग की लपटों के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर सुर्खियों में है। ओमान के तट पर एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले ने चिंता बढ़ा दी है। ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल वाली वाणिज्यिक जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि मध्य पूर्व में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। मंत्रालय ने बताया कि जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ओमान स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और खोज एवं बचाव अभियान में सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। भारत ने इस सहयोग के लिए ओमानी अधिकारियों का आभार जताया है। साथ ही साफ कहा है कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए तथा समुद्री मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप मुक्त और निर्बाध नौवहन बहाल किया जाना चाहिए। ओमान तट पर हुआ यह हमला सिर्फ वाणिज्यिक जहाज पर हमला नहीं है, बल्कि सुरक्षा और व्यापार के लिए भी गंभीर चुनौती है। भारत एक और जहां अपने लापता नागरिक की वापसी को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बता रहा है, वहीं दूसरी ओर यह साफ संदेश दिया है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव सिर्फ कूटनीतिक समाधान से ही थम सकता है। सैर सपाटे के लिए वियतनाम पहुंचे भारतीय पर्यटकों का खूबसूरत सफर कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। फूकोक द्वीप के समुद्र में एक स्पीड बोट हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 15 भारतीयों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद भारतीय दूतावास ने तुरंत राहत और बचाव अभियान की कमान संभाली और प्रभावित पर्यटकों एवं उनके परिजनों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वियतनाम के मशहूर पर्यटन स्थल फू क्वॉक द्वीप पर शनिवार को 32 पर्यटकों और चालक दल के 4 सदस्यों को लेकर जा रही स्पीड बोट अचानक समुद्र में पलट गई। देखते ही देखते छुट्टियां मनाने निकले कई भारतीयों का सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। हनोई स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक 17 भारतीयों को बचा लिया गया है। इनमें 16 स्वदेश लौट रहे हैं, जबकि एक पर्यटक की हालत गंभीर है और उसका इलाज फू क्वॉक के अस्पताल में चल रहा है। मृतकों के पार्थिव शरीर को हो ची मिन सिटी ले जाए गए हैं, जहां से उन्हें भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। हादसे में जान गंवाने वालों में सबसे अधिक 10 पर्यटक तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। हादसे के तुरंत बाद भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार समन्वय में जुट गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पर्यटक द्वीप भ्रमण के बाद लौट रहे थे, तभी अंथोई द्वीप समूह के पास समुद्र में यह हादसा हुआ। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फू क्वॉक द्वीप में यह समुद्री हादसा कई भारतीय परिवारों की जिंदगी में ऐसा दर्द छोड़ गया है जिसकी भरपाई कभी न हो सकेगी। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता
घायलों का उपचार, मृतकों के पार्थिव शरीरों को जल्द भारत लाना और पीड़ित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाना है। तो वियतनाम का ये हादसा वाकई में दुखद है और बताया जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं उनमें दक्षिण अफ्रीका के लोग जो हैं वहां रहने वाले लोग ज्यादा हैं। फिलहाल जो मृतक हैं उन्हें भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ रिपोर्टर 10 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।